कश्मीर लाइव के इस लाइव शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन मोहतरम, जब हम खेलों के हवाले से बात करते हैं, चाहे वो इंडोर हो या चाहे आउटडोर हो, कोई भी ऐसा खेल जो हम अक्सर खेलते ही रहते हैं, अमूमन क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह या चेस, कैरम जो इंडोर गेम्स हैं। इसके साथ-साथ खेलों की ऐसी एक किस्म भी है जो फ़कत विंटर्स में ही खेली जाती है, जिन्हें हम सरमाई खेल कहते हैं, यानी विंटर स्पोर्ट्स। और हम जम्मू कश्मीर इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत है कि यहाँ पर इस तरह के खेल मुनक्किद होते हैं। पिछले साल आपको याद होगा और इससे कबल भी कि यहाँ खेलो इंडिया की तरफ से ऐसे विंटर गेम्स का इनकाद हुआ था और उसमें जम्मू कश्मीर की अच्छी कारकर्दगी रही। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें, कश्मीर उस ताल्लुक से मेडल टैली में सहर-फ़हरिस्त रहा। तो इस तरह से हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे यहाँ जो यूथ है, हमारे जो नौजवान हैं, वो किस कदर इन खेलों के साथ उनकी दिलचस्पी है और वो किस तरह से इन खेलों के साथ वाबस्तगी रखते हैं और अपनी कारकर्दगी से अपना नाम और अपनी कौम का नाम, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते हैं। आज के इस लाइव सेशन में हमने मौजू किया है इसी तरह के एक मखसूस स्पोर्ट के साथ वाबस्ता एक शख्स जो हम कह सकते हैं आइस स्केटिंग के साथ वाबस्ता है, एक मखसूस खेल है जिसके साथ वो वाबस्ता हैं। तो उन्हें हमने मदऊ किया है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ आज के सेशन में बशारत अहद मीर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत-बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया दावत कबूल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी बशारत, सबसे पहले आगाज़ हम ज़रूर आपसे पूछेंगे कि इस खेल की और इस मखसूस खेल की और आपकी रग़बत कैसे हुई? लेकिन उससे जी। कबल हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि बशारत कहाँ से हैं और तालीम और तरबियत का मामला क्या रहा और इस वक़्त आप किस स्टैंडर्ड में हैं? मैं पारिमपुरा श्रीनगर से हूँ। जी। मेरी जो एजुकेशन है अप टू 12th फ्रॉम केजी टू 12th वो बर्नहॉल स्कूल से हुई है। तो बर्नहॉल स्कूल की ही वजह से मैं स्पोर्ट्स में आया हूँ, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ की जो क्योंकि हमारे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स के रिलेटेड या एजुकेशन के लिए डिबेट्स होते थे और भी बाकी चीज़ें होती थी। तो स्पोर्ट्स में मैं स्कूल के थ्रू असल में आया, तो तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, तो इस तरह से आप इस खेल के साथ वाबस्ता हैं। अच्छा, ये बताइएगा किस उम्र से आपने खेलना शुरू किया? क्योंकि आप तो अभी बहुत छोटे हैं ना? मैं आपको वो सर्टिफ़िकेट दिखाता इस वक़्त, लेकिन वो क्या मेरे दूसरे रूम में है। मैं तब एलकेजी में था। एलकेजी लगभग 3 एंड अ हाफ इयर्स का था मैं तब। मैंने तब अपनी पहली रेस जीती थी। मैं तब वो हुई थी फ्रॉग जंप। फ्रॉग जंप में मैंने 3rd पोज़ीशन हासिल की थी। तो तब से तब से फिर छोटे-छोटे इवेंट्स हुए और छोटे-छोटे इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया और आगे-आगे कहाँ कैसे पहुँचा कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन काफ़ी अच्छा रहा मेरा जो ये एक्सपीरियंस है स्पोर्ट्स के थ्रू, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत लोगों से मिला, काफ़ी अच्छा रहा। पहले-पहले ज़ाहिर-सी बात है, हमें किसी कोच की ज़रूरत तो पड़ती ही है, जो हमें एक डायरेक्शन दे, जो हमें रास्ता दिखाए। तो आपको इस खेल की ओर रग़बत किसने कराई? किसने आपके अंदर वो दिलचस्पी पैदा की? जी, ये जो स्पोर्ट है स्केटिंग का उतना अभी पॉपुलर नहीं है मतलब कश्मीर में। विंटर स्पोर्ट्स में जब हम गुलमर्ग वगैरह जाते हैं तब तो हम खेलते हैं। स्कीइंग है, आइस स्केटिंग है, वो बाहर से भी फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ खेलने के लिए। लेकिन यहाँ हम कश्मीर में फिर भी इतना पॉपुलर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेजर पार्टिसिपेशन जो है बाकी स्पोर्ट्स में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विंटर स्पोर्ट्स फिर भी अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। तो मैं एक बार गुलमर्ग गया था, स्कूल के थ्रू मैं गया था स्कीइंग के लिए। तो आइस स्केटिंग का कांसेप्ट असल में मुझे वहीं पे मैंने देखा वहाँ पे एक आइस स्केटिंग रिंक है, तो मैंने जब देखा वहाँ पे शायद दिल्ली की टीम थी, गुलमर्ग आए थे वो। तो वहाँ पे वो आइस स्केटिंग कर रहे थे, वो वगैरह जंप्स दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के और फिर मैंने इसके बारे में पता किया ये कैसे कहाँ से इससे मैं कॉन्टैक्ट में आऊँ। फिर मैं आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ जे-एंड-के जो है, उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहा जो कि मोहम्मद अशरफ डीजू जो है वो हैंडल करते हैं। ओके। तो फिर उन्होंने ही मुझे जो है एक रास्ता दिखाया इसमें आने का और मैंने फिर इसे सिर्फ़ शौक के तौर पे नहीं एज़ अ प्रोफ़ेशन भी चूज़ किया। हुँ, हुँ। हर एक खेल के अपने कुछ कायदे होते हैं, अपने कुछ उसूल होते हैं, जिनको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है।
जब हम जी। इस खेल की बात करते हैं, बिलख़ुसूस स्केटिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें क्या चीज़, बुनियादी चीज़ें क्या हैं जो सीखनी लाज़मी है? सब कोई भी आउटडोर स्पोर्ट हो, फिजिकल फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है, या हुँ, हुँ। नॉर्मल इंसान के लिए भी जो स्पोर्ट्स में आना नहीं चाहता है। तो कोई भी ऐसा स्पोर्ट हो, ये जो स्केटिंग का स्पोर्ट है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ हो चाहिए इंसान को, बहुत ज़्यादा। उसका कोर जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बहुत, और वेट जो है ओवरवेटेड नहीं होना चाहिए ज़्यादा इंसान, मतलब 60, 65, 70 मैक्सिमम, इतना ही जो है ओलंपिक लेवल के जो प्लेयर्स हैं, इसी वेट कैटेगरी में आते हैं। और इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। आपने देखा होगा कि आइस पे जो ये छोटा-सा वो ब्लेड जैसा होता है, तो उसपे जो बैलेंस करना होता है, जब हम टर्न करते हैं, तब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। जो हमारी टाँगे हैं, उनके जो मसल्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो आइस स्केटिंग मुझे ऐसा लगा, इसमें स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है, स्टैमिना की भी ज़रूरत है, टेक्नीक की ज़रूरत है, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, और तब जाके आप इसमें एक्सेल कर सकते हो। और बहुत ही ये कह सकते हैं हम, इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं कभी-कभी। वो इस गेम को बाकी गेम से अलग भी बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी जो क्या होता है, अ, मेरे साथ भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि मैं कभी गिर गया एक बार 2 साल पहले गुलमर्ग में ही। तो वहाँ आइस उतनी अच्छी से जमी नहीं थी। मेरा अच्छा। जो है ब्लेड का जो टो है आगे वाला, वो इसमें फँस गया आइस में, वहाँ थोड़ा-सा छोटा-सा क्रैक हो गया था। तो उसी में फँस गया, तो मैं बाहर हो गया रिंग से। तो ये जो गेम है, इसमें बहुत बहुत इंसान को कूल माइंड रहना चाहिए बहुत ज़्यादा। इसमें दिमाग की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल फिटनेस। दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक जो कहते हैं ना, दिमाग से जो खेला जाता है वो फिज़िकल फिटनेस से, स्मार्ट वर्क जिसे हम कहते हैं, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हुँ, हुँ। जब हम जब हम क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं या फुटबॉल के हवाले से बात करते हैं, वी नो दैट इसके लिए बैट होता है, बॉल होता है, या फुटबॉल के लिए बाज़ाबिता एक फुटबॉल होती है जिसके साथ खेला जाता है। इस स्केटिंग में या आइस स्केटिंग में होता क्या है? और किस तरह से ये गेम खेली जाती है? इसमें हमारे पास स्केट्स होते हैं, हुँ, हुँ। आइस स्केट्स जो होते हैं वो मेरे पास अभी है। मुमकिन है कि आप हमें दिखा सकें? जी। तो मैंने वो स्केट्स जो है, ये है मेरे पास। हुँ, हुँ। आप आराम से दिखाएँ। ये ये जो आप देख रहे हैं, जी, ये इन्हीं को बोलते हैं आइस स्केट्स। अच्छा। हाँ, इसमें जो है पैर हमारा फिट होता है, और हाँ, ये जो हाँ। ब्लेड आप देख रहे हैं, ये आइस पे चलता है। अच्छा। इसी पे ये गेम खेली जाती है। ये तो हमें वो दो-धारी तलवार जैसी लग रही है। जी, बिल्कुल, ये आप जो हमारे पास नाइफ होता है किचन में, बिल्कुल बराबर ये वैसा ही है। हुँ, हुँ। जी, तो इसी पे ये गेम खेली जाती है। बहुत ही टफ गेम है, लेकिन जी, मज़ा अच्छा, भी इसमें बहुत। इस पे ये गेम तो खेली जाती है, लेकिन इसमें जैसे कि हमने अभी देखा ये शूज़ जो है, इसमें हमने देखा कि एक ब्लेड लगा हुआ है। जी, इसमें चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा, दौड़ने की तो बात ही नहीं है। तो इंजरीज़ का भी एक स्कोप रहता होगा ना? जी। सबसे मेजर इंजरी जो मतलब मैं कह सकता हूँ, सबसे हार्ड इंजरी जो होती है एक एथलीट को फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि जब ये आप देख रहे हैं ब्लेड, जैसे मैं रेस में नॉर्मली 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस रेस में। फिर हाँ, जैसे क्वालीफाई करते हैं, ऐसे-ऐसे फिर राउंड्स होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं पार्टिसिपेट। तो इसमें जो मेन मुझे लगता है, जो मैंने बहुत बार ये हुआ है मेरे साथ, और ये बहुत डेंजरस है इस मामले में। मेरे आगे जैसे कोई गिर गया, मैं उसके पीछे-पीछे जा रहा था, मेरे आगे कोई गिर गया। तो मेरा जो ब्लेड है, कभी-कभी उसके ऊपर भी चढ़ सकता है। ओह! तो हाँ, तो ये बहुत ही रिस्की है इस हुँ, मामले हुँ। में। लेकिन इसके लिए फिर एक ये डिज़ाइन किया गया होता है, कट सूट उसको बोलते हैं। वो बिल्कुल जैसे हमारे पास अंदर से वो थर्मोकोट वगैरह होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन उसपे जब हम ब्लेड रखते हैं, वो कटता नहीं है। तो वो जो है वो सेफ्टी के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ हम ज़्यादातर वो यूज़ नहीं करते, जो कि बहुत गलत बात है। क कई बार कई एथलीट्स की इंजरी हुई है, बहुत सीरियस इंजरीज़ हुई है। तो मैं हमेशा वो यूज़ करता हूँ, और
मेरे पास ये हेलमेट भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हुँ, हुँ। इसका भी मैं यूज़ करता हूँ। ये अगर हम कोई भी स्पोर्ट हो, अगर हम एडवेंचरस स्पोर्ट हो, अगर हम उसे सेफली यूज़ करें तो कोई इसमें इश्यू नहीं आता है। और आप हमेशा जो आपको उतना ये नहीं लगेगा कि जब आपको पता है कि मैं सेफ हूँ, मेरे पास हेलमेट है, मेरे पास कट सूट है, मुझे कोई इंजरी का खतरा नहीं, तो ऑटोमैटिकली जो है आपकी जो है नर्वसनेस कम हो जाती है और इंजरी के चांसेस भी इससे कम होते हैं। क्योंकि हुँ, दिमाग में हुँ। आपके पहले ही आइडिया आया होता है कि आपकी कोई इंजरी नहीं होगी, आप सेफ हो, अगर होगी भी कोई टेंशन नहीं है। आप अपना स्पोर्ट कैरी कर सकते हो, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और हमें ये यूज़ करना चाहिए जितना मैं जो अगर कोई देख रहा है स्पोर्ट्स एथलीट जो भी है, किसी भी स्पोर्ट्स से हो, अगर क्रिकेट में हो तो हेलमेट का यूज़ करें, किसी भी या नॉर्मली अगर आप कहीं भी कहीं बाइक राइड कर रहे हो कोई भी, तो सेफ्टी का जो हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए। हम क्या होता है कि जैसे खुदा ना ख़ास्ता किसी बाइक का एक्सीडेंट होता है, तो उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स या वो जो है पछताना स्टार्ट करते हैं कि हाय अगर इसने 1 घंटे पहले ये हेलमेट लगाया तो शायद ये ना होता, तो वो ना होता। तो हमेशा हमें दिमाग में यही रखना चाहिए कि वो मौका आए ही ना कि हम पछताए और हम पहले ही जो है सेफ्टी का यूज़ करें। जैसे हम हुँ। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ट्रू, ट्रू दैट। अच्छा हमें ये बताइएगा ये जो इस मखसूस खेल के साथ आप वाबस्ता हैं, ये क्या एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है या ये टीम में खेली जाती है ये गेम? ये टीम में भी खेला जाता है, हुँ, हुँ। इंडिविजुअली भी हम खेलते हैं। तो टीम में इसमें हम रिले रेस होती है। आपने वो देखा होगा जैसे 100 मीटर रेस होती है रनिंग की, उसमें भी टच देते हैं, तो इसमें टच नहीं देते हम, इसमें धक्का दिया जाता है जो आगे प्लेयर हमारी टीम का तो उसको धक्का दिया जाता है और फिर वो जी। रेस करता है। एक तो हो गया वो और है दूसरा जो हम इंडिविजुअली खेलते हैं, अलग-अलग स्टेट या कंट्री के लोग जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिविजुअली एक एथलीट अपनी कंट्री या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वैसे भी ये खेला जाता है। और इसमें जो है अलग फॉर्म्स भी है, आइस हॉकी भी इस पे खेला जाता है, वो एक टीम स्पोर्ट है। हुँ, मैं जो हुँ। करता हूँ वो स्पीड स्केटिंग है, वो हम नॉर्मली इंडिविजुअली ही खेलते हैं। और इस पे ये भी किया है वो फिगर स्केटिंग भी इस पे करते हैं, जिसमें वो डांस वगैरह होता है। और बहुत सारी और भी गेम्स खेलते हैं कर्लिंग आइस पे। इस पे बहुत सारी और भी जो है गेम्स हम खेल सकते हैं। स्पीड स्केटिंग के अलावा भी आइस हॉकी, फिगर स्केटिंग वगैरह। जी, आपको बचपन से ही कई सारी सर्टिफ़िकेट्स, कई सारे मेडल्स, कई सारी ट्रॉफ़ीज़ से आपको नवाज़ा गया है वक़्तन-फ़वक़्तन आपने कई सारी कई सारे टूर्नामेंट्स अपने नाम किए हैं। हमें ये जी। बताइएगा कि कितने नेशनल्स आपने अभी तक खेले हैं और उसमें कितने इंटरनेशनल हैं? जी, मैंने अभी तक नेशनल मुझे याद ही नहीं है असल में। शायद 11 या 12 खेले होंगे, 12 लगभग 12। अब हाँ, 12 खेले होंगे मैंने। सिर्फ़ आइस स्केटिंग में ही नहीं रोलर स्केटिंग में भी, साइक्लिंग में भी और स्कीइंग में भी। ओवरऑल 12 होंगे, जैसा मुझे लगा हाँ 12। और अच्छा। आइस स्केटिंग में मैं इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं गया था 2019 सितंबर में वो पहला मतलब मैं एक पहला कश्मीरी हूँ, पहला जे-एंड-के से हूँ जो जिसने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है आइस स्केटिंग में। तो उस टाइम वो हिस्ट्री वो क्रिएट हो गई थी। उस टाइम मैं आपको एक और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जब मैं वहाँ गया था तब ये जो यहाँ की जो इंटरनेट सर्विसेज़ वग़ैरह बंद थी। जैसा आपको पता ही होगा 2019 में फ़ोन भी बंद थे। तो जब मैं 21 डेज़ के लिए वहाँ था, यूरोप में, तो वहाँ मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था घरवालों के साथ बिल्कुल भी। ना उनको पता थी मैं कैसा हूँ, ना मुझे कोई मतलब कुछ भी नहीं। तो मैं जब घर आया, फिर मैंने अपने घरवालों को देखा। मैं चाहता था वहाँ जाके कि मैं एक दिन अगर मुझे मौका मिलेगा इंटरनेशनल खेलने का, कि मैं अपने घरवालों को वहाँ से ये दिखाऊँ, वो दिखाऊँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ वो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की ये और जो बाकी प्लेयर थे वहाँ के उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया इस बार उन्होंने ये बोला कि आप कैसे गए? क्योंकि आपके घर वाले आप कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। आप घर से बाहर जा रहे हो, ना उनको पता है, ना आपको पता है। तो उन्होंने काफ़ी एप्रिशिएट किया उस बात पे। किस तरह की कारकर्दगी रही उस इंटरनेशनल लेवल पे जब आप गए थे? जब मैं वहाँ पहले गया था, तो अभी जो मैंने आपको ये स्केट्स दिखाए, तब हुँ, मेरे पास हुँ। नहीं थे, क्योंकि इनका प्राइस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो अभी मेरे पास है नियर अबाउट 100 के 1 लाख तक के होंगे, तो तब मेरे पास नहीं थे। तो तब जब मैंने नए-नए यूज़ किए थे, तो मुझे इस पे उतना ये नहीं आ रहा था, होल्ड नहीं आ रहा था। फिर मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की वहाँ पे
और मैं सिर्फ गिर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझसे टर्न क्यों नहीं हो रहे। तो फिर वहाँ पे एक हमें कोच एक मिले थे, जी। क्योंकि इसमें इसमें अगर जो आप ये ब्लेड देख रहे हैं, इसमें हुँ, हुँ। एक मशीन आती है, उसको बोलते हैं हम ज़िग मशीन। उससे ब्लेड को जो है वापस से जब आइस की इस पे लेयर चढ़ती है, उस पे इसको फिर से जो है साफ किया जाता है, ताकि ये फिर से जो है शार्प रहे। इस पे अगर वो थोड़ी-सी उस टाइम मुझे ये नहीं पता थी, थोड़ी-सी भी लेयर रहती है तो आप अगर कुछ भी करोगे, आपसे टर्न या कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी-सी गलती से। उन्होंने सिर्फ़ उतना ही किया, मतलब 30 या 20 सेकंड तक उन्होंने ऐसे ही किया, ज़िग किया इसको, थोड़ा शार्प किया और फिर मैं नॉर्मली चलने लगा और फिर उससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। मैंने 10-15 दिन वहाँ हमारा जो पहले कैंप था इंटरनेशनल से पहले, फिर ये ट्रेन किया और फिर हमारी टीम रेस होती है। जैसे मैंने आपको बोला इसमें टीम इवेंट भी होता है, तो वही टीम रेस हुई थी वहाँ, हुँ, तो हुँ। वहाँ हमने फर्स्ट पोज़ीशन हासिल की थी, जो कि जी। एक अभी तक एक हिस्ट्री है, मतलब इंडियन हिस्ट्री में वो लिखी गई है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कभी। इंटरनेशनल स्केटिंग यूनियन ट्रॉफी हमने जीती थी वहाँ पे, बेलारूस, यूरोप में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल मट के सामने आ रहा है, वो ये कि चूँकि जब आपने कहा कि ये नए इक्विपमेंट्स थे और इससे कबल देखे नहीं थे, तो वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जाने से कबल कोई तैयारी नहीं हुई थी इस ताल्लुक से कि आपको सिखाया जाए, आपको इन्हीं इक्विपमेंट्स पे ही पहले प्रैक्टिस कराई जाए ताकि आप उस काबिल बन सकें कि वहाँ अच्छे से खेल सकें? जैसा आपको पता है कि आइस हर जगह अवेलेबल नहीं है और सितंबर में तो आइस यहाँ पे भी नहीं होता है कहीं भी और सिर्फ़ हमारे पास आर्टिफ़िशियल रिंक्स में ही होता है। तो फिर क्या हुआ था कि मैंने इस पे एक ट्रेनिंग होती है, ऑफ स्केट्स उनको बोलते हैं। उसमें हमें स्केट्स का यूज़ नहीं करना होता है, उसमें हमें एक्सरसाइज़ वगैरह करनी होती है, स्क्वाट्स करने होते हैं, एब्स करने होते हैं, बाकी चीज़ें करनी होती है, जिससे हम फिट रह सकें और जिन मसल्स का यूज़ होता है स्केटिंग में, वो मसल्स हम इनमें एक्सरसाइज़ में यूज़ करते हैं ताकि हमें वो स्ट्रेस ना लगे उस टाइम। तो उससे काफ़ी मदद मिलती है और रोलर स्केटिंग का भी हम इससे यूज़ करते हैं। तो आपने जैसा अभी बोला कि टाइम जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, मेरे पास स्केट्स नहीं थे। तो फिर डीसी श्रीनगर जो है उस टाइम के शाहिद चौधरी साहब, उन्होंने मुझे तब स्पॉन्सर किया था। तो फिर जब मैंने स्केट्स लाए, उन्होंने मुझे जब स्पॉन्सर किया था, तो फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की क्योंकि उसके पहले मेरे पास थे भी नहीं और आइस भी नहीं था। तो मैंने खुद को मुझे लगता है 20 दिनों में ट्रेन किया था उस टाइम इंटरनेशनल लेवल के लिए। हुँ, हुँ। अच्छा हुँ। हमें ये बताइएगा जब हम विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं, अभी जैसे आइस स्केटिंग हुआ या स्कीइंग या इस तरह के कई सारे खेल जो विंटर स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही आते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ऐसा सुनने में आता है और अभी आप भी उस बात का ज़िक्र कर ही रहे थे अपने जवाब के दौरान कि ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं इस ताल्लुक से काफ़ी ज़्यादा महँगे होते हैं। एक बिल्कुल, आम बिल्कुल। शख्स जो है वो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस तरह के इक्विपमेंट्स या इस खेल के लिए जो दरकार है, हमारे पास क्या माकूल है इंफ्रास्ट्रक्चर इस ताल्लुक से? मैं आपको ऑनेस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि जितना ये होना चाहिए, मतलब अगर ये कोई और कंट्री में ऐसा हमारे पास ऐसी डेस्टिनेशन होती, तो शायद बात ही कुछ और होती, इक्विपमेंट के हिसाब से या फैसिलिटीज़ के हिसाब से। क्योंकि ये जो है हमारे पास एक नेचर का गिफ्ट है, हमें इसे जितना हो सके उतना यूटिलाइज़ करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल जो पिछले 2-3 साल से कर रहा है कोशिश और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है, लेकिन और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। हुँ, हुँ। ताकि जो प्लेयर्स हैं उनको आगे जो है प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। जैसे मुझे लास्ट मोमेंट पे मुझे स्केट्स मिले इंटरनेशनल से पहले मुझे जाना था 5th सितंबर, मुझे 31st अगस्त को मिले। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसी दिन स्केट्स मिले मुझे। तो 5 दिन पहले। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और कि ये हमारा तो वैसे मेडल आया वहाँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई फेस ना करना पड़े। और जो भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, यहाँ के बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनको जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए या कोई भी कंपनीज़ जो होती है, जो स्पॉन्सर करती है, उनको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि यहाँ का जो यूथ है, टैलेंट है, वो पीछे ना रहे, हुँ, किसी हुँ। भी किसी भी फील्ड से वो बिलॉन्ग करते हो।
अच्छा, इन बिटवीन मेरे ज़हन में ये सवाल आया, आप 11th और 12th में आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे? मेरा था मेडिकल। 12वीं जमात में आपके कितने मार्क्स थे? मेरे थे 430। माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा। कैसे बैलेंस किया स्केटिंग को भी और पढ़ाई-लिखाई को भी साथ-साथ? बस लोगों की दुआएं। नहीं, अपना टाइम टेबल भी होगा ना, अपना शेड्यूल होगा कि इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे खेलना है, ऐसा कुछ? मेरा ये था कि जब मेरे एग्ज़ाम्स आते थे, मेडिकल जब मैं मेरा पहला कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं आपको एक एक अच्छी बात मैंने भूल गया आपको बोलना, कि जब जब मुझे सब्जेक्ट चूज़ करना था, जैसे हर एक 10th के बाद किसी को भी चूज़ करना होता था, तो मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला कि आप मेडिकल लो, आप आर्ट्स लो या कॉमर्स लो। उन्होंने बोला जो आपकी मर्ज़ी है आप वो करो, लेकिन अगर आप हमसे पूछोगे हम बोलेंगे आप इस मेडिकल फ़ील्ड में जाओ। हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, जो कि हर एक इंडियन पेरेंट का होता है, कश्मीरी पेरेंट का होता है। तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने आर्ट्स लिया पहले, आर्ट्स सब्जेक्ट। तो मैं 15 दिन ट्यूशन गया मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मुझे लगा कि ना शायद ये नहीं है मेरे लिए ठीक। फिर मैंने 10 दिन कॉमर्स भी लिया और मैंने पढ़ा भी, मैंने एडमिशन भी किया। फिर मुझे लगा नहीं फिर से ये मेरे लिए नहीं है। फिर जब मैंने साइंस लिया, तो मैं इससे काफ़ी हद तक कनेक्ट कर पाया खुद को, क्योंकि इसमें जो बायोलॉजी है या ये है फिज़िक्स, मुझे इन चीज़ों में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। मुझे अच्छा लगता है साइंस के बारे में जानना, फैक्ट्स के बारे में, अपने बारे में, जो हम अपनी बॉडी के बारे में मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है, वो मुझे अच्छी लगती है हासिल करना, कोई भी नॉलेज। तो मैं इससे कनेक्ट कर पाया, फिर मैंने जो है यही सब्जेक्ट लिया मेडिकल, वरना मैंने आर्ट्स भी पहले पढ़ा, फिर कॉमर्स, फिर अब इसीलिए मैंने फिर मेडिकल लिया। तो फिर और बर्नहॉल स्कूल जो है, मैं वहाँ से भी असल में नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से निकलूँ, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल है, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं जब 8th क्लास में था, तब मैंने कुछ 50 की 60 विन्स की थी साइक्लिंग में। तो उन्होंने तब मुझे साइकिल एक गिफ्ट किया था। अ, वो उसकी जो प्राइस है अ, आज कम से मुझे लगता है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास है। तब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, मैं 8th क्लास में था। तो एक जो इमोशनल कनेक्शन था मेरा बर्नहाउस से, वो मैं नहीं चाहता कि वो टूटे, और मेरा जो वहाँ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मेडिकल और नॉन मेडिकल। ये भी एक रीज़न था, और मैंने खुद भी जो है इन चीज़ों को देखा अच्छे से, पहले मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, फिर सब्जेक्ट लिया। और जब हुँ। मैंने ये सब्जेक्ट लिया, मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे कितना फेस करना पड़ा। पहले-पहले कुछ मुझे समझ ही नहीं आता था ट्यूशन में, क्योंकि मैं जैसे विंटर्स में बाहर रहता था, मेरे 2-3 महीने वेस्ट हो गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। फिर धीरे-धीरे मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए, तो मैं बहुत प्रेशराइज़ हुआ, मैं कैसे अब ये करूँ? तो फिर जो है, मैंने 5 महीने का एक लंबा गैप लिया। 5 महीने ना मैंने किसी भी जो डिस्ट्रैक्शन होती है, फ़ोन हो, कोई भी चीज़ हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो मैंने छोड़ दी। मैंने स्पोर्ट भी कंप्लीटली छोड़ दिया, मैं जिम भी नहीं जाता था, 1 घंटा भी, जो जिसको कहते हैं ना, मैं ऐसा इंसान हूँ जो 1 दिन भी स्किप नहीं कर सकता है, लेकिन इस टाइम मैंने किया था, और मैंने जो फ़र्क देखा, वो मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता कितना कितना बड़ा फ़र्क। और मुझे लगता था पहले मैं 11th पास नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि मैं 11th में ही गया था, यहाँ यूरोप गया था, वहाँ 1 महीना मैंने दिया। तो पहले बोलते थे हमें कि 11th में एग्ज़ाम ही नहीं होगा, तो मैं खुश था, क्योंकि वहाँ से जीत के भी आए थे। जब मैं यहाँ पहुँचा, 2 दिन बाद डेट शीट निकला, तो मैं काफ़ी नर्वस था। शुक्र है कि फिर मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, फिर मैं उस 1 महीने सुबह उठता था 6 बजे, फिर 10 बजे जैसे मैंने कुछ खाया, 1 बजे कुछ खाया, फिर कमरे से मैं बाहर नहीं निकलता था। वहीं पे सोता था, वहीं पे उठता था, सिर्फ़ थोड़ा बहुत उधर-इधर करता था, बस। तो उस 1 महीने में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया, तब जाके मुझे लगता है ये हुआ। और मैंने एक चीज़ सीखी, जो मैंने गलती की, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने पहले से ही जो है थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ा होता, एक-एक चीज़, एक-एक टॉपिक पढ़ा होता, तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता मेरे लिए। मैं फिर उस टाइम 1 महीने में 15-15, 16-16 घंटे देने पड़ते थे मुझे। मेरे जो आँखें पूरे इसमें डार्क सर्कल्स हो गए थे। ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब से देके ये इतना फेस करना पड़ा मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है पढ़ाई को बैलेंस करना, और तब कि जब आपका सब्जेक्ट मेडिकल हो। अब तो लेकिन दिक्कत बिलाखिर नहीं है।
हाँ, बैलेंस कर ही लिया। आपने एग्ज़ाम भी दे दिया माशाल्लाह, अच्छे नंबरात से आप फिर कामयाब मेरे भी हुए। पेरेंट्स ने बोला कि बैलेंस करना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप स्केटिंग के ब्लेड पे बैलेंस कर सकते हो, तो आप पढ़ाई और इसको क्यों नहीं बैलेंस कर सकते हो? अरे वाह! क्या बात है। अच्छा तो चूँकि अब ये तो आपने कहा कि किस तरह से फिर बैलेंस करना पड़ता है। आपने ये भी कहा कि छोटी-सी गलती हो गई कि पहले से मैंने नहीं पढ़ा, मैंने इसको जी, बैलेंस बिल्कुल। करने की पहले से कोशिश नहीं की। अब आगे क्या रहेगा आपका एक विज़न होता है कि मैं स्केटिंग को भी मुझे आगे लेना है और पढ़ाई-लिखाई को भी साथ में लेना है। क्या है आपका विज़न आगे? असल में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ, चाहे पढ़ाई, चाहे स्पोर्ट्स, मेरा एक ही जो इसमें ओवरऑल मकसद है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। मेरे मेरे थ्रू जो है कोई अगर ये यूथ कोई बच्चा देख रहा है, तो उससे उसे ये सीख मिले कि सही क्या है, गलत क्या है। आमतौर जो हम पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ओल्ड फैशन के हैं, वो हम नई जनरेशन है। लेकिन मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो है कभी गलत नहीं होते हैं। हमें हमेशा उनका सुनना चाहिए और उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। मैं आपको ये अब बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स ने पहले ही बोला था कि आप इसी पे एंड करोगे मेडिकल पे ही। लेकिन मैंने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और जब भी मुझे कोई ये मुश्किलें आती थी, कुछ भी होता था, तो मेरे पेरेंट्स ने जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अब मेरी जो छोटी बहन है, अब मैं उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, वो अब साइक्लिंग कर रही है, तो उसे रिसेंटली नेशनल खेला, अभी वो 7th क्लास में ही है। जी, तो मेरा जो ये मोटिव है पहले से ही रहा है कि मैं किसी न किसी को अपने थ्रू जो है इंस्पायर करूँ। और मेरा अगर कुछ किया मैंने आगे, अगर अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरे मेरे से कुछ हुआ, कुछ कुछ अच्छा आगे, जिन 2-3 चीज़ों पे मेरी नज़र है, तो मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ, कुछ भी जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, एक रास्ता मिले, एक गाइडेंस मिले, चाहे वो स्पोर्ट्स मैंने इसीलिए खेला क्योंकि जो बच्चे हैं, ज़्यादातर ऑनलाइन गेम्स या बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट रहते हैं। मैं वीडियोज़ बनाता था इसके रिलेटेड, फ़िटनेस के रिलेटेड, ताकि वो इस ये छोड़ के इससे इंस्पायर हो और इसमें आए, कोई सही भी बात। चीज़। बहुत-बहुत शुक्रिया बशारत, इस छोटी-सी ज़हन में इतनी सारी और गहरी बातें जो आपने हमारे साथ शेयर की, अपने तासुरात हमारे साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके साथ भी मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ किए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमेशा लगता है कि एक नया एक्सपीरियंस जो है, कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि मैंने आपके इससे पहले जो है आपके साथ इंटरव्यू किया या कभी बहुत अच्छा लगता है। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। सेम हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।